पहला क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछा गया है कि मीटर की रीडिंग बताएं, वोल्ट मीटर की, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस R1 पे बताएं, करंट इन R2 पे बताएं, पावर इन R3 पे बताएं, ऐसा पूछा गया है। तो पहले R1 R2 R3 का द इक्विवेलेंस वैलेंट रेजिस्टेंस of R1, R2 and R3. So 1 upon R3 that is so 1 upon R3 6 आ गया ना, ये 2 ये 3 ना, और ये 6 तो कितना हो गया 11/6 हो गया। सो RP इज इक्वल टू 6/11 कितना ओम हो गया, ठीक है। अब इसके साथ नाउ इट इज फर्दर कनेक्टेड टू 1 ohm इन सीरीज। तो इसलिए अब इनका R इक्विवेलेंट निकालें तो RP और प्लस 1 ओम के साथ ये सीरीज में हो गया। भाई इनका कितना आ गया, देखो 6/11 आ गया ना, और 6/11 इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो इसलिए 6/11 और प्लस 1 ओम, so that is 6 plus that is 17/11। तो R इक्विवेलेंट हो गया 17/11 ओम। अब इतना आने के बाद हम सर्किट करंट निकालें, इसमें जो करंट यहाँ से निकलेगी वो सर्किट करंट होगी, और फिर ये वापस इसी में चली जाएगी, यहाँ से होते हुए इसी में चली। तो V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट, सो V इज 17/11 है, ठीक है। सो 2 is equals to I into 17/11। So कितना हो जाएगा, I is equal 22/17 हो गया। कितने एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से रीडिंग ऑफ एमीटर क्या हो गई, सो सर्किट करंट that is reading of ammeter is 22/17 एम्पियर। कितनी बात हो गई। अब यही करंट इसमें भी फ्लो करेगी, ये जो 22/17 एम्पियर है वो तो इसमें भी फ्लो करेगी, तो वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगी जिस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अब ये भी 1 ये भी 1 है, तो अब इसे R4 का नाम दो। सो अक्रॉस R4 इट इज इक्वल्स टू V4 इज IR4। सो V4 इज इक्वल्स टू 22/17 इंटू R4। यही करंट जा रही है, तो ये करंट इसमें यहाँ तो ये सीधे जाएगी। वोल्ट मीटर का तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है ना, उस आर में थोड़ी ली जाती है, तो इसी में चली जाएगी। अल्टीमेटली कितना हो गया 22/17 वोल्ट। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 22/17 वोल्ट। वोल्ट। तुम्हारे पास 2 वोल्ट था, इसमें से कितना ड्रॉप हो गया, कल भी एक सवाल किया था, जो बच जाता है वो इस पर ड्रॉप होता है। सो नाउ अब आपके पास जो वोल्टेज बचा है उसको रेसिडुअल वोल्टेज कहेंगे, बचा हुआ वोल्टेज, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो सिंपली कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 एंड R3, वो भी निकाल सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 और R3, क्योंकि तीनों में वही होगा।
दैट इज सेल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R4, लिखा जाएगा सेल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप across R4, so that is equals to 2 minus 22 by 17, so that is 34 minus 22, and it comes as 12 by 17 volt. तो 12 by 17 वोल्ट किस पे ड्रॉप हुआ? अगर आप यहाँ भी एक वोल्ट मीटर लगा दें तो उस पे कितने ड्रॉप हो जाएगा? 12 by 17, तो इस पे 12 by 17 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। वो पहले में भी है, और अगर पहले में इतना ड्रॉप है तो R1 पे आपसे क्या पूछा गया बताओ? करंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, यही हो गया। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल ड्रॉप इन R1। भाई जो ये ड्रॉप है वो इस पे भी तो ये पूछा गया, तो क्या कहा? सभी पे ही यही। तो ये क्या हो गया? इट इज ऑल्सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, यही हो गया। अब R2 पे करंट पूछी गई है, तो R2 ब्रांच में भी क्या 12 by 17 है, तो इस पे आप इंडिविजुअली ओम्स लगा दो, करंट आ जाए। भाई आपके पास R भी है, V भी है, तो आपको क्या है? सो इन R2, ठीक है, तो इन R2 में क्या करेंगे? V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, तो आप V एक पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, V भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो, तो दिस इज 12 by 17 और I, और ये 2 है, 2 को कैसे लें? इट इज इक्वल्स टू 6 by 17 होगा कि नहीं? 2 नीचे ले आओगे, तो I इज इक्वल्स टू 6 by 17 एम्पियर। इतनी बात हो गई। अब देखो थर्ड में भी 12 by 17 है, तो सौम्या मुझे ये बताओ कि थर्ड में पावर कैसे निकालें? इन R3, तो पावर क्या हो जाएगी? V स्क्वायर बाई R, ठीक है, यही कर लो क्योंकि V और R ही है, तो V स्क्वायर बाई R, दैट इज V कितना है? 12 by 17 का स्क्वायर और बाई R, दैट इज 3, so 144 by 180, 289, that is 289 into 1 by 3, 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, बाकी तो ये किसी से नहीं कटेगा, 1 8 27 और 90 नहीं कटेगा, तो इट इज इक्वल्स टू 48 by सर आपने यहाँ होल स्क्वायर व्हाट? हाँ बोलो। V स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाय यार, ठीक है। पहला सवाल आपको समझ में आ गया? पहला दूसरा एक साथ करवाएंगे, 2 सवाल करवाएंगे। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दो। अगर मान लीजिए ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, सो R इक्विवेलेंट या R सीरीज कितना हो गया? 1 + 2 + 3, दैट इज 6 ओम। तो इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी हो गई? सर्किट करंट V इज इक्वल्स टू IRS, सो 2 इज इक्वल्स टू I इंटू 6, तो I कितनी हो गई? 1/3 एम्पियर हो गई। इसमें फ्लो करने वाली करंट, तीनों को जोड़ दो। जब करंट आ गई है 1/3 एम्पियर, तो वो पहले में भी जाएगी, और यही तो एमीटर की रीडिंग भी हो गई। सो रीडिंग ऑफ एमीटर, जब भी एमीटर दिखाए तो पोलैरिटी अवश्य दिखाए, और किसी भी सर्किट में अगर वो क्लोज है तो करंट की डायरेक्शन भी दिखा दे। नाउ रीडिंग ऑफ एमीटर क्या हो गई? is reading of ammeter is 1/3 एम्पियर। तो R1 पे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया है, सौम्या बताओ जरा।
हाँ जाए प्रॉब्लम बताओ, 3 वोल्ट है ना, क्योंकि करंट भी है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 दैट इज V1 इज इक्वल्स टू I और R1, I तो 1/3 है इंटू 1, सो इट इज 1/3 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है R2 में करंट प्रियांशु कितनी होगी? So current in R2 is 1/3 एम्पियर। और तीसरे पे पूछा गया है, पावर अच्छा लेकिन 2 पे पोटेंशियल ड्रॉप भी पूछा गया है, वोल्टेज ड्रॉप एंड पोटेंशियल ड्रॉप across R2 that is IR2, so 1/3 into 2 2/3 वोल्ट। अब पावर देख लीजिए R3 पे, सो पावर अक्रॉस R3 दैट इज I स्क्वायर R भी कर सकते हो, I तो मिल गया है ना, 1/3 का स्क्वायर और R की वैल्यू 3, तो दिस कम्स एज 1/3 वॉट। ये चीज है। सर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 के पास, वही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी होगी ना? हाँ। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी की जो न्यूनतम रीडिंग करने की सीमा होती है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर दैट इज मैक्सिमम रीडिंग, और डिवाइडेड बाय अभिषेक दैट इज द नंबर ऑफ डिविजन्स इन द स्केल। ये एक स्केल है, ये भी एक स्केल ही है, तो इसमें नंबर ऑफ डिविजन कितने? वैसे तो 100 है, 100 सेंटीमीटर का, लेकिन हर सेंटीमीटर में भी तो विद इन डिविजन्स हैं, वो 10 डिविजन्स है, तो 100 into 10। तो लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला शुड बी? बोलो। मैक्सिमम दैट इज रीडिंग और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। चलो, तो इस तरीके से जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल क्या हो जाएगा? इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग है अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, इसकी रीडिंग 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर तो है ही है, साथ में 8 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स होते हैं, आपके वैसे स्केल में भी होते ही हैं। तो ये कितना हो गया बताओ? 1 into 10 to the power -3 मीटर। थोड़ी देर पहले ही तुमने देखा था कि ये 1 mm होता है, तो जो तुम्हारा मीटर स्केल है वो कितना कम से कम कर सकता है? 1 mm। ठीक है, तो इसी तरीके से बताइए साक्षी, तो हम बताएं शुरू से समझो। अभी तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि जो किसी भी चीज का डिवीजन है, ये 1 मीटर का स्केल है, और इसमें तुम देखो तो क्या ऐसे 100 हैं, 100 और हर एक 1 में भी तो 10 है, नहीं है? तो टोटल कितने डिवीजन हो गए? 100 into 10, तो कितने हो गए बताओ? 1000 ऊपर चला गया तो -3 हो गया, तो 1 into 10 to the power -3 मीटर। मिलीमीटर का मतलब है 1000th ऑफ मीटर, तो यही तो 1000th ऑफ मीटर है, तो क्या ये 1 मिलीमीटर नहीं हो गया? सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 100th ऑफ मीटर। डेसीमीटर का क्या मतलब है? 10th ऑफ मीटर। डेकामीटर का क्या मतलब है? 10 टाइम्स ऑफ मीटर।
हेक्टोमीटर का क्या मतलब है 100 टाइम्स ऑफ मीटर, किलोमीटर का क्या मतलब है 1000 टाइम्स ऑफ मीटर। तो उसी तरीके से हमने ये देखा मिली, तो इसका मतलब ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो, तो हमारे इस केस में मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, क्या 3 वोल्ट है, क्योंकि जो रीडिंग होगी वो यहाँ लिखी रहेगी। अगर कभी कभी तुमको ये दिखा देगा ये मिली एम्पियर MA, ध्यान दीजिए, अगर मिली एम्पियर है तो तुम यहाँ ऊपर क्या लिखोगे, बहुत सारे हमारे पास जो भी यहाँ मीटर रखा है वो मिली एम्पियर में भी मीजर कर लेता है, ठीक है, मीटर रखा हुआ है। तो तब फिर मैक्सिमम, सुन लो इधर देखिए, अगर इस वाले केस में देखो मैक्सिमम रीडिंग कितनी है 3 वोल्ट। अगर यहाँ मिली वोल्ट लिखा होगा तो फिर आपको 3 मिली वोल्ट लिखना पड़ेगा, फिर -3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ वोल्ट है तो क्या लिखा मैंने, मैक्सिमम रीडिंग 3। अब बोलो यहाँ सक्सेसिव नंबर्स के बीच में कुल कितने इसमें डिवीजन से खांचे हैं 10, तो टोटल कितने हुए 30 से डिवाइड कर दो, तो टोटल डिवीजन 30 और 3 रीड कर सकता है, तो कितना रीड कर सकता है 3/30, यानी एक रीडिंग ये जो है यही लीस्ट काउंट है, कम से कम ये कितना कर सकता है। लीस्ट काउंट का मतलब है वो कितना कर सकता है, समझ में आ गई कि नहीं। तो ये अगर इस वाले से करोगे तो ये 0.1 तक की रीडिंग आपको दे सकता है, या फिर तुम मीटर स्केल से करोगे तो आपको 1 mm की रीडिंग दे सकता है। कोई कहते नहीं 1 mm नहीं है, 2 के बीच में पड़ रहा है वास्तव में, ये 0 है, ये 1 और ये क्या है 2, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मान लो पेंसिल रख दी किसी ने, ये देखो ये ऐसा। तो अब ये 1.3 और 1.4 के बीच में है, तो अब जैसे सृष्टि ने देखा, बोले ये 1.3249982758 इतना है, तो वो नहीं चलेगा इनका, ये बेईमानी कर रही हैं। लीस्ट काउंट से आगे पढ़ ही नहीं सकते, अपने मन से प्रिसीजन बनाती चली जाएंगी, नहीं कर सकते। जो लीस्ट काउंट है वही अल्टीमेट प्रिसीजन, अपने मन से नहीं बोल सकते। समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर 1.3 है, आप चाहे तो इसे 1.3 बोलने की भी स्वतंत्रता है, या 1.4 भी बोलने की, वो इरर आगे हम देख लेंगे, लेकिन वो इरर में माना जाएगा। तो लीस्ट काउंट इट इज द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो कितना कम से कम पढ़ सकता है डेसिमल पे, वही उसका प्रिसीजन है। एक डेसिमल प्लेस और मांगने जाओगी तो जो हमारे वर्नियर कैलिपर 100 रुपए का है वो 1500 का पड़ जाएगा। कहे तो 2 डेसिमल प्लेस वाला तो 7,500, 3 वाला दे दीजिए 90,000। एक डेसिमल पे प्रिसीजन पे कीमत बढ़ती है, बात समझ आई कि नहीं। तो लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गई बात। अब इस वाले में देखो, इस वाले में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मिली गैल्वेनोमीटर आ जाता है तो वो मिली एम्पियर में पड़ता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर भी हमारे पास रखा हुआ है। तो अब यहाँ बताओ मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, 2 एम्पियर नहीं हुई, हमने यहाँ चेंज कर दी, तो अब ये क्या हो गई 2 मिली एम्पियर। तो अब बोलो ये कितना हो जाएगा, तो मिली एम्पियर है, ये सब मिली एम्पियर है। यही चेंज होगा ना सर। हाँ, आप चाहें तो मिली एम्पियर लिख लें, और नहीं तो फिर बाद में एम्पियर भी करना है तो 10⁻³ अपने मन से लगा दें, नहीं तो मिली एम्पियर में लिखते रहें, आपका तब भी सही है। आंसर वहाँ एम्पियर हो तो फिर एम्पियर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया, ये समझ में आ गया, फिर से समझो। तो अब इस क्वेश्चन में भी समझो कि इसकी रीडिंग क्या है, बोलो ये कितने डिवीजन गुजर चुका है, 8 डिवीजन आ गया है, और लीस्ट काउंट इसका कितना बताया अभी, तो मल्टीप्लाई करो। अगर कोई चीज 8 मिलीमीटर गुजर गई है तो 8 × 1 मिलीमीटर, वो उसकी रीडिंग हो गई ना, कितना वो गुजर चुका है। तो इसी तरीके से रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 8 × 0.1। जरा दूसरे केस में देखो, 2 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 40 डिवीजन, चेक करो यहाँ 0 से 1 के बीच में यहाँ लिख रहा है 20 डिवीजन्स हैं, देखा है कि नहीं। तो पूरे में कितने हुए 40, 40 से डिवाइड कर दिया, इसकी रीडिंग आ गई। अब बोलो ये कितना गुजर चुका है, पहले ही 20 है और उसके बाद 5 और तो 25 हुआ, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, वो कितना आ जाएगा बताओ जरा मल्टीप्लाई करके, तो 1.25 मिली एम्पियर हुआ। अब कोई कहते नहीं हमें तो एम्पियर में चाहिए, तो 10 टू द पावर, सही है। तीसरा सवाल देखिए,
ये तो हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ना, लीस्ट काउंट वाला हटा दें, कर लिया ना? सर फोर्थ हटा। हाँ ठीक है। अब ये देखो, कि फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर एकलव्य एंड आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस बताओ। वोल्ट मीटर की इन्हीं को बताने दो, क्योंकि यहाँ से कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, हमारे पापा खुद ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं। बोलो, तभी से शुरू से इनको हंसी आ रही। ज्यादा जानते हो ना, जो फादर जिसमें होता है, बच्चा उस लाइन में अपने आप ही मास्टर बन जाता है, ये होता ही है। पिता सुनार है तो बेटा जन्मजात सुनार हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। चलिए शिव आप बताएं। आप बोलो पीयूष। कोई बात नहीं। वोल्ट मीटर की इनफिनाइट और एमीटर की जीरो। ऐसा इसलिए होता है कि एमीटर किसी भी पाथ में क्या करता है बताओ, उस पाथ में ये देखेगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितना उस पाथ में ये करंट जा रही है। जैसे तुम ये देखो, इस सड़क पे कितने ट्रैफिक जा रहा है, तो तुम्हारा फर्ज है तुम किनारे चुपचाप खड़े होकर देखो, किसी पे प्रभाव ना पड़े, और ये सड़क पे ही खड़े हो जाओ, जाने न दो किसी को, कह दो हम ही रेजिस्टेंस है। तुमको बाधा नहीं डालनी है, यू हैव टू ओनली काउंट। काउंटिंग के लिए भेजा गया है। सो एक अच्छे मीटर का फर्ज है कि वो खुद एक रजिस्टर ना बने, और उस सर्किट की जितनी भी करंट है उसमें वो कोई बाधा ना डाले। इसीलिए जब यहाँ पर होती है तो यहाँ मिली मीटर होता है, और कभी कभी यहाँ किलो वोल्ट होता है, ये भी ध्यान देना। वोल्टेज जो आइडियल है वो किलो वोल्ट में चलेगा, और एमीटर मिली एमीटर, क्योंकि उसे नहीं बनना है। लेकिन और आइडियल चाहते हो फिर महंगा भी मिलेगा, तो उस केस में द आइडियल एमीटर हैज रीडिंग ऑफ 0 एम्पियर। उसकी कोई अपनी तरफ से प्रतिरोध नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता है। हाउएवर आइडियल वोल्ट मीटर इट हैज द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट ओम, और इसका कितना होना चाहिए? 0। The emitter is connected in series and voltmeter is connected in parallel। तो मान लीजिए ये है, पूछा कि भाई पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन करें और कनेक्ट कैसे करें, दो अलग अलग चीजें हैं। कह रहा मुझे ये भी बता दो कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाए और साथ में पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन की जाए। तो ये जो एमीटर है, इसमें यहाँ पर दो नॉब होती हैं, और एक पे प्लस लिखा रहेगा और एक पे, सो पॉजिटिव एंड ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड, ठीक है। तो मान लीजिए, तो ये इसका कहीं ये नीडल है, तो पॉजिटिव एंड ऑफ एमीटर इज कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, while negative terminal is connected to negative terminal. The end which is towards positive terminal of battery has polarity of positive, and the end which is connected to negative terminal of battery has, उसमें polarity पूछी गई है कि नहीं, कि वो किस प्रकार से ध्रुवीकृत है। तो जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है वो प्लस है, और जो निगेटिव से कनेक्टेड है वो माइनस है। ये चीज तो लिख लें इसमें, आइडियल वोल्ट मीटर as infinite resistance। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर करंट जा रही है तो कहे तुम्हें मुझसे नहीं गुजरना है, इसी से गुजरो, और सारी, तभी तो हम इस पर ड्रॉप निकाल पाएंगे। अगर कोई उसमें भी चला जाए तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इट हैज 0, इसी में से सारा जाए। और आइडियल एमीटर कि कुछ भी प्रभाव ना पड़े, सारी की सारी गुजारे, अपना भी रेजिस्टेंस होगा तो फिर प्रभाव पड़ जाएगा। एंड आइडियल एमीटर हैज दैट इज हैज 0 रेजिस्टेंस, दैट इज एमीटर्स आर कनेक्टेड इन series while voltmeters are connected in parallel. The end which is towards positive terminal of battery has positive polarity, and which is negative terminal of battery has इतना और लिखना होगा polarity के टर्म्स में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आना, तुम इसे कैसे करोगी? इसमें ये आई है, आई पहला वाला कि दूसरा? आई तो
बोलो। आई दूसरा वाला। करेक्ट। ये कह रही है जैसे ध्रुवांशी की जो एक्स एक्सिस होती है वो पहला होता है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है सब, और जो वाई एक्सिस होती है वो दूसरा। ये चीज तो ध्रुवांशी बोल रही है हम सबके लिए। सर आई दूसरा। देखो ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कह रही कि जो एक्स एक्सिस होती है और वो पहली होती है, यही तो हम सबको ध्रुवांशी ने बताया। बोली एक्स को दूसरा मत मान लेना, है बात कि नहीं? तो इन्होंने बताया आई इस एक्सिस पर है तो एब्सिसा पहले होती है और जो होता है ऑर्डिनेट बाद में होता है। तो ये आई हो गया, तो इसको R1 माना जाए। अच्छा V बाई आर, सबने V बाई आर करो, तो अब जरा देखो कि R1 कितना होगा, जरा बताओ तो। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई आर V1 बाई I1, जरा वैल्यू तो बताइए। दैट इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 0.5, दैट इज 3 ओम। R2 बताओ। 3 by 1 3 by 1 is 3 ohm. R3 6.2 by 2 6.2 by 2, that is 3.1 ohm, and R4 it is 9.3 or upon 3, that is 3.1 ohm, and R average क्या होता है? R average is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 divided by 4. So this is 3 plus 3 plus 3.1 plus और upon 4, 12.2 by 4। अब इसी को सॉल्व करके जो भी होगा वो उतने होंगे। इसका शाम की 6:30 बजे की क्लास है आज। अगला देखिए। ये बात सही है। अब स्लोप की बात कर लेते हैं। वास्तव में इन्होंने कहा कि ये चीज अगर हम होशी ऐसे लाइन खींच दो, ये किसे शो कर रहा है? क्या V को, और ये किसको शो कर रहा है? तो क्या अगर V बाई आई किया जाए, भैया देख लो ये V है तो V बाई आई, तो वो होता है स्लोप। तो ये यही जो है ये tan थीटा है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू tan थीटा, और ये जो है दैट इज स्लोप। स्लोप यहाँ पर क्या हो गया बताइए? V बाई आई। नाउ इट इज रेजिस्टेंस। अब देखो बता रहा हूं, तो नीचे करंट ड्रॉ करो, तो फिर जो ये स्लोप होगा ये किसको शो करेगा? कि V बाई आई। तो स्लोप इज इक्वल्स टू R, जो कि V बाई आई है, और जो कि क्या है? tan थीटा। इसको tan थीटा से शो किया जाता है। नीचे आई लेना पड़ेगा, इधर भी दो लाइनें कैसे ज्यादा स्लोप। अब यहाँ पर ये देखो tan थीटा एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है कि घटता है? फिर से समझो, अभी बता रहे हैं। ये एक है और ये दूसरा है, तो बताओ इसमें बड़े बच्चे झूला झूल रहे हैं और इसमें छोटा जिसकी दो चोटी लिए, तो अब इसे दिक्कत भी हो रही है जूता पहने, तो इस बोलो ये स्लोप ज्यादा की है ना? तो स्लोप ज्यादा होगा कब? जब V बढ़ेगा। तो V बढ़ने पे स्लोप ज्यादा है तो क्या रेजिस्टेंस ज्यादा है? क्योंकि अल्टीमेटली V बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, स्लोप का ही। सो इसलिए ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एब्सिसा इज टेकन एज द करंट, हाउएवर ऑर्डिनेट इज टेकन एज द वोल्टेज ड्रॉप। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला देखिए, नाउ एक क्वेश्चन, तो ये स्लोप ज्यादा हुआ ना बड़े बच्चे के लिए, ये छोटे बच्चे के लिए। ऐसा क्वेश्चन उसमें भी तो है ट्रिग्नोमेट्री में कि 3 मीटर और 1.5 मीटर वाला। यहाँ देखो एक क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन R1 एंड R2। अब उनका सीरीज में लिया और किस में लिया? पैरेलल में। तो तुम ये बताओ अर्पिता,
ये ग्राफ सही है कि ये पहला ए सही है कि बी? ये तो कह रहे हैं पीयूष की पहला सही है, बोलो। ये ज्यादा अच्छा कह रही है, ये कह रही कि पहला सही है। हाँ ना, क्यों ऐसा बोली? बोल नहीं सर, रेजिस्टेंस में ही तो स्लोप ज्यादा होता है। स्लोप अभी ऊपर देखा ना नहीं? इफ रेजिस्टेंस इज मोर देन स्लोप इज मोर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है? V बाई आई। क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो करेगी, V तो नहीं बदल सकते हो क्योंकि वो तो बैटरी वही है। तो इस तरीके से मोर रेजिस्टेंस मींस मोर स्लो। सो अब आप ये देख लें कि इट हैज, यहाँ देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि RS की क्या वैल्यू है, दैट इज V बाई आई, तो मोर V, और इसके लिए V कम है क्या? तो इस तरीके से V कम हो या I ज्यादा हो, एक ही बात है, बल्कि I ज्यादा होगा, V पे तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ग्राफ सही है? सो इन दिस वैल्यू R इज मोर। फिर से समझो, अब कोई कहे हम सर स्लोप हमें नहीं मालूम है, ये टेक्निकल ना, हमको नंबर से बताओ। तो उनको नंबर से, अच्छा बताओ, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, ये 2 है तो ये 3 है, ऐसा मन में लग रहा है? और यहाँ पे लग रहा है नहीं सर ये तो 3 और 1 है, 3 चले 1 चले। अब जरा बताओ कि इसी को अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को धुमांशी ने बताया था सर ये IV का ग्राफ है। अब जरा देखो, अपने मनी से लिख लो, ज्यादा क्या करना है। तो बताओ 3/2 ज्यादा होता है कि 1/3? तो बोलो RS का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि RP का? RS का। हो गया, हमें क्या लेना देना स्लोप से, नहीं, जो करते हैं वो करते रहे। वरना वास्तविकता तो ये है कि दिस बाई दिस तो स्लोप भी होता है और दिस बाई दिस R भी होता है। सही है? सो विच इज करेक्ट? सो है कि नहीं? बोलो, मतलब यही चीज होती है। अब यहाँ देख लो RS की वैल्यू के, अगर हम RS देखें तो दिस बाई दिस करके देख लो, RS की वैल्यू आ जाएगी क्या? 1.5 नहीं आ जाएगी? तो सीरीज में तो ऐसा होता है ना, रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ही ज्यादा होता है। हाँ? तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसी का स्लोप ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ बताइए? 8 का। दैट इज A इज द करेक्ट ग्राफ। ठीक है, अब देखो 9th देखें, फाइंड द सर्किट करंट। सर्किट करंट किसी ने निकाल ली तो बताओ। करंट निकाल ली। तो ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस 2, सो 2 इनके साथ R1, R2 एंड R3 देख लो, R2 एंड R3 6/3 एक बार देख लेते हैं इन सीरीज। अगर आता है 6/3 तो 2 बोलो ना सीधा। तो इन सीरीज, तो R सीरीज कितना हो गया? R2 प्लस R3, 1 प्लस 1 तो 2 ओम हो गया। लेकिन ये जो RS है वो क्या R1 के साथ पैरेलल में है? So RS is in parallel to R1। तो अब जरा देखो 1 अपॉन RP, तो 1 अपॉन RS और प्लस 1 अपॉन R1, तो 1/2 और प्लस 1/1, तो कितना हो जाएगा? 3/2 और 2/3। तो 2 1 प्लस 2 दैट इज 3/2। तो बोलो RP कितना हुआ? 2/3 ओम हो गया। अब इससे ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू I RP, तो 2 इज इक्वल टू I RP 2/3। तो I कितना हो गया? सही है, चलो सर 8 में रीजन क्या लिखा है? 8th में करेक्ट होने का रीजन 8th में एज RS हैज मोर स्लो। फिर एमसीक्यू जैसा है ना 8 में। 8th MCQ में लिख देना कि सीरीज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इन फर्स्ट केस द स्लोप ऑफ R1 इज ग्रेटर देन, या RS इज ग्रेटर देन RP। सो फर्स्ट इज करेक्ट।
पोलैरिटी का मतलब है द एंड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज पॉजिटिव एंड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। बताया था मीटर में, ये देखो ये तुम्हारा फर्ज भी है, देख लो जो पॉजिटिव एंड है उसे प्लस से जोड़ना और जो निगेटिव है उसको निगेटिव में लिखा भी है, नहीं तो काम भी नहीं करेगा। हाउ वी शुड कनेक्ट इट, देख लो जो पॉजिटिव टर्मिनल इज टू बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड निगेटिव, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, है ना। इसमें भी प्लस माइनस तो थर्ड और फोर्थ में सेम फॉर्मूला लिखना है, तो दोनों प्लस माइनस है, थर्ड और फोर्थ में सेम फॉर्मूला है, थर्ड एंड फोर्थ में एक ही फार्मूला है। दोनों देखो प्लस एंड है, प्लस एंड को प्लस से जोड़ना है, माइनस को माइनस से, ऐसा होता ही है। एवरेज सबको जोड़ेगा 12/2/4 0.5 ना 4 से डिवाइड करोगे, हाँ 0.5, अब बोलो पोलैरिटी जो प्लस एंड है, the end which is connected to positive terminal of battery is positive, the end of instrument which is connected to negative terminal of battery is negative। इसका जो सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो पॉजिटिव होगा और जो निगेटिव से जुड़ा है वो निगेटिव, ठीक है। सर लीस्ट काउंट और रीडिंग का फॉर्मूला एक बार ऊपर लिखे, फिर बाकी दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। हाँ मीडियम कर सकते हैं। आप बताओ क्या कर रहे हैं। सर लीस्ट काउंट का और रीडिंग का फॉर्मूला एक बार ऊपर लिखे, उसके बाद 3 और हाँ, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है चलिए, हाँ 0.5 आ रहा है, 0.05 चलो ओके ओके ना किस वाले में 45 वो इट इज mere calculation of mathematics, ठीक है, so don't discuss। चलो ठीक है, सर ये पॉइंट मन में करो भाई, देखो दूसरे लोग कर रहे हैं, डिस्कस मत करो, पता चल जाएगा।
तो कॉन्वेक्स स्मॉलर साइज का सबके उसमें स्कूटी में लगा हुआ होता है, और इसमें ये लार्जर देगा। तो प्लेन मिरर कहीं पर भी रखो वो सेम साइज की देगा। +1 बताता भी है कि वर्चुअल मिरर तो होनी चाहिए लेकिन सेम साइज की। सो इसलिए हम ए के केस में कौन सा मिरर बनाएंगे? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बनाएंगे तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लेंगे, इसके यहाँ से जो सीधी रे जाएगी वो वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, और जो एक रे और जाएगी वो क्या होगी, वो उतने ही एंगल पर चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी होती है कि उतने पे ही एक इमेज बना ली जाए, और अगर रे वहां नहीं पहुंच रही है तो इमेज डॉटेड होगी। पीछे तो रे पहुंचती नहीं एक्चुअली, तो इसलिए डॉटेड। अब यहाँ से जो तुम बनाओगे तो बाउंस बैक हम करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे क्योंकि कई बार एंगल हम सही मेजर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे करके इससे तो डॉटेड होगा, क्योंकि जहां रे ना जाए वहां डॉटेड बनाना है। मिरर के पीछे कैसे कोई रोशनी चली जाएगी, वहां तो अंधेरा रहता है। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो सारी बोल्ड बनेंगी ना। रियल और इन्वर्टेड जितनी भी इमेजेस बनेगी, बाकी मिरर्स बनेगी वो बोल्ड ही बनेंगी ना। रियल एंड इन्वर्टेड में बोल्ड बनेंगी, ठीक है। अभी देखो, रियल का मतलब ही है कि बोल्ड, रियल होगी तो बोल्ड होगी, उसे तुम रियल इमेजेस आर दोज व्हिच कैन बी टेकन ऑन पेपर। तो अब ये दूसरी भी हो गई, तो इसे भी पीछे मिला लो, तो वो बाउंस बैक हो गई, इसको मिला लीजिए। ये देखो, तो पहला केस हो गया। ऐसे ही जो दूसरा है, दूसरे में यहां से ले जाएगी और क्या वो बाउंस बैक हो जाएगी, और एक यहाँ से जाएगी तो वो ऐसे लौटेगी। लेकिन लौटने के लिए क्या होगा, एक मिनट लेता हूँ, तो ये ऐसे चली जाएगी और फिर यहाँ से भी मिला लो और इसको भी मिला दो। दोनों मिला दी, सो इससे क्या पता चल रहा है, जाने वाली रे आने वाली रे, और ये ऐसे भी करना है, इसको ए भी लिखना है, बेस पे लिखना है, और ये ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये हमने दिखा दिया प्लेन मिरर के लिए। तो +1 हुई, उसी साइज की बन गई, ठीक है। फर्स्ट समझ में आ गया, क्योंकि +1 का क्या मतलब, उसी साइज की बन गई। +1 समझ में आया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। 1 का मतलब है कि उतनी ही, और -1 का क्या मतलब है, तो -1 के साक्षी बताओ तुम क्या केस ले लें, और ऑब्जेक्ट कहाँ लें, बोलो। पहले तो मिरर सेलेक्ट करो, तो तुम्हारी स्कूटी में क्या उल्टी इमेज बन जाएगी, तो कॉन्वेक्स तो कभी भी मत लो, उल्टी तो बन ही नहीं पाएगी। और तुमको किस में लेना है, उल्टी लेना है, तो उसके लिए तो कॉन्केव लेना पड़ेगा ना। ये जहाँ पर भी देख लो, ये भी सब रखे हैं, ये सब मिरर रखे हैं, इसमें उल्टी इमेज बनती है, कई बार पोजीशन के ऊपर भी होता है, तो कॉन्केव लेना है आपको। और कॉन्केव में हम कहाँ रख दें, पीयूष बोलो बेटा, सी पे रख दें। तो सेकंड केस है कि बी केस, उसके लिए ये ले लो, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दें, सी पे। एक रे ऐसे लो, तो जो ऐसे गई क्या वो फोकस से चली जाएगी, और जो दूसरी यहाँ से गई तो ये ऐसे बन गई। चूंकि ये रे आ रही हैं, जो पैरेलल गई थी, ठीक है, वो फोकस से होके पास हो गई, और जो पोल से होके गई थी वो उतने ही एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इमेज बन गई। ये ए और बी है, और ये ए और बी डैश है, ए तो कोइंसिडेंट करेगा, तो इस तरीके से सी पर। ये सेकंड केस हो गया। और अगर थर्ड केस बनाना है, थर्ड में +2, प्रियांशु बताओ, +2 के लिए कौन सा मिरर सेलेक्ट करोगे, और कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो क्या बड़ी इमेज मिलेगी, क्या वो शेविंग मिरर होता है। तो सी केस देखो, सी केस में है कि न करो उसका,
ऐसे गर्दन पकड़ो, वो कुछ हो जाएगा तो पीसीएम को 1.5 लाख देना पड़ा था। बच्चे ने कहा हमें क्या पता, हमने तो गलत पकड़ा था। उस टीचर से ले लिया। बोला आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, आप देखते नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सही बात है, टीचर की गलती है, वो गुंडाई कर रहा है, वो सफाई का व्यक्ति है ना, वहाँ लड़कियां नचाई जाती हैं, इसी जगह से आता है। अभी पैदा नहीं हुआ गुंडाई सुन कहता मेरे पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसी घमंड में चूर है वो, पता नहीं किस खुमारी में जी रहा है। जब साइकिल चलाता तो मस्ती में ऐसे जैसे बड़ा इलेक्ट्रिकल गाड़ी चला रहा। हफ्ता नहीं क्या होगा उसने, सिरवी ने उसको तो हफ्ते के लिए हो चुकी। चल होता है ना किसी किसी बच्चा मोटा है, खाता पीता है। चल अब यहाँ देखिए, सी केस के लिए एकलव्य बताइए कहाँ रखा जाए, मिरर कौन सा लोगे, कहाँ रखा जाए, कौन क्यों कहाँ रखा जाए। सी और एफ के बीच। वो कह रहा ऑप्टिक्स के बारे में क्या पता, एफ और पी के बीच। ठीक है। तो सी पूछा, सी हाँ सी। ये देखिए एफ और सी, तो इनके बीच रख दें और पी है, ठीक है। तो यहां से अगर पैरेलल है तो आना, अब क्या किया जाए, अब मुझे नहीं पता चल रहा। जो रे पैरेलल गिरे मिरर पे वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो इसे कहां से गुजर जाना चाहिए, ये पीछे नहीं जाएगी, मिरर के पीछे कोई रे नहीं जाती है, समझ आया। और लेंस के इधर नहीं जाती कोई, लेंस में उसे आगे बढ़ना ही है, और मिरर में उधर नहीं जा सकती, तो इसे लौटना है। लेकिन पैरेलल जाने वाली रे, रूल नंबर 1, वो फोकस से गुजरेगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो बिना डेविएट वो उसी तरीके से चली जाएगी, उतने ही एंगल पर चली जाएगी, है ना। दैट इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों अगर पीछे मिलाई जाए तो देखने वाले को लगेगा ये दोनों लोग कहीं से एक जगह से आया नहीं है, तो ये एरो से निकली थी तो उसे एरो वहां बनता हुआ दिखेगा, but ray has not reached there where the image is formed, so such images are virtual। तो ये आभासी और सीधी होती हैं। और यदि ये AB है तो ये क्या हो गया, A', क्या आपको ये दुगने साइज का लग रहा है, तो इस तरीके से +2 मैग्निफिकेशन हो गया, दैट इज HI/HO। चूंकि HI भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस बन गया। फोर्थ केस देखो, नाउ फाई का मुझे बताइए, अगर -2 है तो मुझे कौन सा मिरर सेलेक्ट करना चाहिए और ऑब्जेक्ट को कहां रख देना चाहिए। सृष्टि, और कहां रखना चाहिए, सही है, आप बताएं अम्मी। सौम्या, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में क्या नहीं है, चेक करके देखो। तो दिस इज सी, दिस इज एफ। तो अगर मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो जो सीधी जाने वाली रे है तो वो बाउंस बैक होगी, पैरेलल जाने वाली रे कहाँ से पास हो जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास हो गई। और जो ये रे है जो यहाँ से गई, क्या वो उसी एंगल पे निकलेगी, और अगर उसी एंगल पे निकलेगी तो ये सी के बाद में कहीं इमेज बनाएगी, और क्या वो उसकी डबल की बन गई, और क्या उल्टी भी बन गई। तो इस तरीके से है, बाकी और ये नहीं बना लें तो ये हो गई। यदि ये ए बी है तो ये A', अब देखें अगर एकलव्य m इज इक्वल टू -2 है, -½ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कॉनकेव में कहां रखते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने कहा कि बियॉन्ड सी रख दें तो बात बन जाए, सो लेट अस कीप इट बियॉन्ड सी।
Now, this is concave and keep this is F, this is C, beyond C ले लें। तो जो पैरेलल है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 लगा दो। रूल नंबर 1 और 3 से बना रहा हूं, इससे गई तो कितने एंगल पर निकलेगी? इससे थोड़ा सा और करते हैं। कितने एंगल पर गई तो उतने ही एंगल पे निकल जाएगी। ये देखो इसके बीच बनी ये देखो। तो आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये AB है, अगर मान लीजिए आपने रे डायग्राम नहीं बनाया है, तो कुछ लोग इसे भी ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, तो इसलिए हमें रे डायग्राम में एरो जरूर बनाना चाहिए। एरो से ही पता चलता है कि कौन सी रे कहां से निकल रही है, यहाँ बन रही है। तो ये AB है, तो ये क्या हो गया? B डैश नीचे लिखना, B जो यहाँ है वही तो B यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट इज, अब इसमें मनीष आप बताओगे बेटा कि इसके लिए क्या किया जाए? प्लस है, बोलो अभिषेक आप बताओ, मिरर कौन सा लें? चलो ये सब है, देखो बोर्ड देने जाने नहीं, चमत्कारी व्यक्ति भी हैं यहाँ। तो मतलब डायरेक्ट बना सकते हैं और मिनिएचर में, बड़ी बात है। तो दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे कहीं भी रख वेक्टर रखा है स्कूटी में, जिसने स्कूटी चलाई होगी वो कॉन्वेक्स बोल देगा। ये अब सीधी रे गई, तो सीधी रे क्या ये डाइवर्जिंग मिरर है? तो अगर ये F है तो ये यहां से जाने वाली जब लौटेगी तो क्या लगेगा कि F से जा रही है, एक्चुअली ऐसे डाइवर्ट हो गई। और एक यहां से ले लो रूल नंबर 3 कि अगर पोल से जाए तो उतना ही एंगल पे चली जाएगी। 2F है तो उसी पर ले लें। अब यहाँ पर तो 2F नहीं ले रहे हैं, चलो इधर तो कुछ होता नहीं है, पीछे ही ले लिया, ठीक है। बस वो पोल होगा, बस ये कुछ नहीं है, पोल है। अब ये यहाँ पे बन गई, तो जो 2 रे हैं यहाँ से 2 रे निकली और देखने वाले को लगेगा ये दोनों यहाँ मिली व्हेन इट इज रिट्रेस्ड बैक, लेकिन वो एक्चुअली तो वहां नहीं मिल रही, मिरर के पीछे कुछ बन नहीं रहा है। अब मिरर के पीछे अगर बने तो कभी भी बोल्ड नहीं बनाना, और लेंस के इधर बने तो कभी भी बोल्ड नहीं बनाना। लेंस के लेफ्ट बने तो कभी भी बोल्ड नहीं बनाना, मिरर के राइट बने तो कभी भी बोल्ड नहीं बनाना, ठीक है। अब देखो तो ये क्या बन गया A डैश, और ये क्या हुआ, तो क्या ये एक छोटे साइज की बन गई? सो नेवर मेक बोल्ड डायग्राम, बोल्ड इमेज फॉर mirror at if image is formed, sentence पूरा करो प्रियांशु, image is formed, बोलो, behind it, और never make and for lens if image is formed, बोलो, at the side where, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक चीज और बताओ कि टोटल पावर इज सम ऑफ द पावर्स, बोलो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो फिर से रिपीट करना, यानी P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, तो टोटल पावर इज सम ऑफ पावर किसके लिए होता है? ये करेक्ट कह रही चाहे सीरीज हो जो पैरेलल, भाई हमारे घर में लाइट जल रही, पावर बढ़ती चली जा रही है, बहुत बड़ी बात कही है। फॉर
सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मान लीजिए अगर उसमें भी सब है सीरीज है तो सबकी पावर जुड़ जाएगी। घर में तो उतनी पावर आ रही है, तो अब यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? पॉइंट्स आई होती है। चलो हाँ, क्या कर रहे भाई? उसको दे दो जो मांग रही। कितने रुपए मांग रही? कॉपी दे दो। ये टिमटिमाता हुआ दिया है, जो बोर्ड एग्जाम के पहले टिमटिमाता नहीं है, जब बुझने से पहले, उसको उसी में ही मजा आ रहा है। हाईली वो डिमिनिश्ड है। पूछा क्यों भाई, तो पहले तो फर्स्ट आती थी सौम्या, आप क्यों नहीं आ रही है? तो कहती हम क्या करें, हमसे तेज तेज लोगों ने एडमिशन ले लिया, सृष्टि आ गई, अब हम क्या करें? तेज तेज बच्चे सब आ गए, साक्षी आ गई, चली जाती पीसीएम। उसका यही अफसोस है कि अगर सार्थक आर्थक होता तो हम भी आ जाते। वो कंपेयर कर रही है लद्दड़ से, हाथ मोजा पहन के आगे उसको छुआ रही बार। बेचारी बच रही कि मोजा है, कैसे कहीं सहेली बदबू आ रही। सहेली लोग भी लिहाज करती हैं। सेकंड नहीं करना, फर्स्ट करोगे तब तक टाइम ई को हम फिर बोलेंगे इंफिनिटी और से हाँ, that is between infinity and C। चलो चलिए फर्स्ट करिए, क्योंकि शाम को भी आना इसलिए एक ही क्वेश्चन कराते हैं। 6:30 भेजना। अभी 11th के लिए जा रहा हूँ बैनर बनवाना। सच में हाँ, एक दो दिन में लगा देंगे जिसको आना होगा। तो फिर आप कौन सी क्लास लोगे? 10th और 11th? आप लोग अभी टाइम मिलेगा 6:30 से 8:30। एक नहीं लेंगे, नया एडमिशन कोई नहीं लेंगे, जो बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ा देंगे। फिर 9th छोड़ देंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई बच्चा फिर हमसे नाराज नहीं होगा। नहीं तो पेरेंट्स चढ़ जाएंगे हमारे कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे छोड़ दे रहे हो।